वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले आप एक काम कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और पूरी शिद्दत के साथ आपको 2 शब्द बोलने हैं। ध्यान रहे, पूरी शिद्दत के साथ। पहला शब्द है सेक्स और दूसरा शब्द है गॉड। अब मुझे नहीं बल्कि खुद को ये बताओ कि इन दोनों ही शब्दों में कौन सा शब्द आपको ज़्यादा पावरफुल फील हुआ। अगर आपका जवाब है कि मुझे गॉड वर्ड ज़्यादा पावरफुल फील हुआ, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि दोस्त, आप क्या कर रहे? आपको तो इस धरती के प्राणियों को रास्ता दिखाना चाहिए। हम बहुत भटक चुके हैं। लेकिन अगर आपका जवाब है कि मुझे तो सेक्स वर्ड ज़्यादा पावरफुल फील हुआ, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में आपके आसपास और आपके साथ हो रही बड़ी अजीब-अजीब चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। और हाँ, इस वीडियो के फर्स्ट हाफ में इस टॉपिक का फाउंडेशन बनाऊंगा, लेकिन जो इस वीडियो का सेकंड पार्ट होगा वो काफ़ी शानदार और आपके काम का होने वाला है, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आपके साथ क्या-क्या खेल हुए हैं। तो अगर आपको रील्स देखने की आदत पड़ी है और आपके पास इतना पेशेंस नहीं कि पूरा वीडियो देख पाएँ, तो ये वीडियो आप ना ही देखिए। पिछले वीडियो को देखने के बाद आप में से काफ़ी लोगों की अंतरात्मा दहल गई थी, तो कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में ऐसा कुछ ना हो। और वैसे भी पिछले वीडियो में आपकी अंतरात्मा नहीं, ईगो दहली थी। सही बोला ना? एक दिन मैं टीवी खोलता हूँ तो देखा कि आईपीएल का मैच चल रहा था। तभी एक सिक्स पड़ता है और अचानक पता नहीं क्या होता है कि बड़ी ही अनरियलिस्टिक तरीके से सुंदर सुंदर नारियां नन्हे नन्हे कपड़े पहनकर नाचने लगती हैं। मुझे ऐसा लगा कि शायद अप्सराएं भी मैच देखने आई हैं। इसके बाद मैं गॉड से सिर्फ यही रिक्वेस्ट करता रहा कि प्लीज़ गॉड, एक सिक्स और, एक बाउंड्री और, प्लीज़ गॉड प्लीज़। फिर जैसे ही मैं टीवी बंद करने वाला था कि तभी क्रिक बज का ऐड आता है। उसमें बेटी का बाप अपने होने वाले दामाद से पूछता है कि अच्छा बेटा, ये बताओ हमारी बेटी शारदा में तुम्हें सबसे अच्छी बात क्या लगी? तो लड़का बोलता है फाइन लेग। इसके बाद मैं टीवी बंद कर देता हूँ और फिर मैं अपना मोबाइल ऑन करता हूँ और यूट्यूब खोलता हूँ। उसमें टीवी ऐड का एक वीडियो दिखता है जिसमें एक माँ अपने 24-25 साल के बेटे से कहती है कि बेटा, ये जरा पड़ोस वाली भाभी को दे के आना, और अपने बेटे को मिठाई का एक डब्बा पकड़ा देती है। फिर वो पहुंचता है पड़ोस वाली भाभी के पास और जैसे ही पड़ोस वाली भाभी दरवाज़ा खोलती हैं, कुछ ऐसी सुगंध आती है कि भाभी कहीं खो जाती हैं। और फिर ये बेटा मिठाई का डब्बा आगे बढ़ाता हुआ कहता है कि माँ ने भेजा है। इसके बाद वो भाभी जी से कहता है अब मैं चलूँ? तो वो भाभी जी पड़ोस वाली आंटी के बेटे को छूते हुए बड़े ही अजीब तरह से कहती हैं कि इतनी भी जल्दी क्या है। इसके आगे क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन फिर पता चला कि अरे ये तो सिर्फ एक ऐड था मोनेट पासपोर्ट डियो का। इसके बाद मेरे अंदर डोपामाइन एक नए ही लेवल पर पहुंच चुका था, तो मैंने इस डोपामाइन को डिटॉक्स करने का सोचा और घर से बाहर निकल आया। तो देखा कि वुमेन इनर वियर की एक बड़ी सी होर्डिंग लगी है। उसमें एक वुमेन की फुल फोटो थी, वो भी सिर्फ इनर वियर के साथ। अब मेरा डोपामाइन कम होने के बजाय और बढ़ने लगा, लेकिन फिर मैंने एक बड़ी अजीब चीज़ नोटिस की कि वो होर्डिंग थी फीमेल्स के इनर वियर की, लेकिन फीमेल्स उस होर्डिंग की तरफ उतना नहीं देख रही थी जितना कि मेल देख रहे थे। इसके अलावा एक चीज़ और भी नोटिस की कि उस होर्डिंग में जो फीमेल्स थी उनकी स्किन बड़ी ही फ्लॉलेस थी। फिर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा, बस एक ही बात दिमाग में आई कि होती होगी इतनी फ्लॉलेस स्किन। फिर कुछ और आगे बढ़ा तो एक और बड़ी सी होर्डिंग लगी थी। उसमें एक मेल की बड़ी सी फोटो थी, लेकिन बड़ी अजीब बात थी कि उस मेल के पेट में न जाने कितने उतार चढ़ाव थे, दूसरे गोला का लग रहा था। और हाँ, उस फोटो को लड़के भी देख रहे थे और लड़कियां भी देख रही थीं। इसके बाद मैंने आंखें बंद कर ली और चुप्पे चाप अपने घर आ गया। अब आपको बताता हूँ कि ये सब क्या है, क्यों हो रहा, इन सब से किसे फ़ायदा हो रहा और किसे नुकसान हो रहा। और हाँ, ये वीडियो 2 हिस्सों में आएगा। ये पहला हिस्सा है और इस वीडियो का दूसरा हिस्सा तो बवाल होगा, बवाल। तो हेलो फ्रेंड्स, ये है अनफिनिश्ड सेक्सुअल रिवॉल्यूशन वीडियो सीरीज़ का दूसरा वीडियो। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ सेक्सुअलाइजेशन ऑफ सोसाइटी के बारे में। तो फिर आप हमें फॉलो कर लीजिए, और अगर आप डार्क साइकोलॉजी और मैनिपुलेशन को भी जानना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल को भी फॉलो कर लीजिए। लिंक देखो ऊपर आ रहा।
आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअलाइजेशन ऑफ सोसाइटी, क्योंकि हम रहते हैं एक हाईली सेक्सुअलाइज्ड सोसाइटी में। सेक्सुअलाइजेशन ऑफ सोसाइटी का सेक्स से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि सेक्सुअलाइजेशन ऑफ सोसाइटी का मतलब है कि अटेंशन पाने के लिए हर चीज़ पर एक सेक्सी लेबल लगा देना या फिर इंसान को एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देना। बिकॉज सेक्स सेल्स, और सेक्स क्यों बिकता है इसको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। आपने अपने आसपास देखा होगा कि चारों तरफ और लाइफ के हर एक एक्सपेक्ट पर सेक्सुअल कंटेंट भरा पड़ा है। हमारे चारों तरफ हॉट और सेक्सुअल इमेजेस देखने को मिलेंगी और ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे जो कहीं ना कहीं इंसानों को सेक्सुअल ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। जैसे पहला उदाहरण, एडवर्टाइजमेंट बर्गर का होगा, लेकिन उसमें जो मेल या फीमेल होंगे वो बर्गर को कुछ इस तरह खाएंगे कि उसमें एक सेक्सुअल अपील भी नजर आएगी। दूसरा उदाहरण, एडवर्टाइजमेंट कार का होगा, लेकिन बगल में मेकअप का यूज करके अनरियलिस्टिक तरीके से सुंदर बनाई गई वीमेंस खड़ी कर दी जाएंगी। तीसरा उदाहरण, कोई म्यूजिक वीडियो होगा और उस वीडियो में बहुत ही कम कपड़े पहनकर कुछ फीमेल्स को नाचते हुए दिखाया जाएगा। चौथा उदाहरण, परफ्यूम के ऐड में जैसे ही कोई लड़का अपने ऊपर परफ्यूम डालेगा, 3-4 लस्ट से भरी हुई वीमेंस उसकी तरफ खिंची चली आएंगी। पांचवा उदाहरण, एक वीडियो गेम बनाया जाएगा जिसकी फीमेल करेक्टर्स का बॉडी शेप इतना ज़्यादा सेक्सुअली अपीलिंग बनाएंगे कि लड़के उस गेम को ओपन करने के बाद पहले दूसरा काम करेंगे, फिर हाथ धोने के बाद गेम खेलना शुरू करेंगे। बाकी सोशल मीडिया में क्या चल रहा वो तो आपको पता ही है, लेकिन इस सोशल मीडिया को फिर कभी डिस्कस करूंगा। अब हमारी सोसाइटी में वीमेंस को मेंस की तुलना में कुछ ज़्यादा ही सेक्सुअल कंटेंट की तरह परोसा जाता है। कहने का मतलब वीमेंस का ऑब्जेक्टिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा होता है। तो वीमेन से जुड़े एक उदाहरण से सेक्सुअलाइजेशन ऑफ सोसाइटी को समझाने का प्रयास करता हूँ, और ये समझाने का प्रयास करता हूँ कि हम किस तरह सेक्सुअलाइजेशन ऑफ सोसाइटी के विक्टिम बने हुए हैं। ये उदाहरण है वीमेंस के द्वारा यूज किए जाने वाले पैडेड ब्रा का। मैं दूसरे उदाहरण भी दे सकता हूँ, लेकिन यह एक ऐसा उदाहरण है जिसमें आप बड़ी आसानी से मेरे आर्गुमेंट्स को काउंटर कर सकते हैं और मुझे गलत साबित कर सकते हैं। तो चाहे तो आप हमें गलत साबित कर भी दीजिएगा। तो पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि इंडिया में पैडेड ब्रा काफ़ी पॉपुलर होती जा रही। वीमेंस घर के अंदर और एवरीडे लाइफ में भले ही पैडेड ब्रा ना पहने, लेकिन जैसे ही घर के बाहर निकलेंगी या किसी पार्टी में जाने का सोचेंगी तो शायद कई वीमेंस के दिमाग में ये आइडिया जरूर आता है कि पैडेड ब्रा पहन ली जाए। पैडेड ब्रा के कई फायदे होते हैं, जैसे इनहेंस्ड साइज, शेप एंड लिफ्ट, कंफर्ट ऑफ कोल्ड वेदर, कंसीलमेंट ऑफ निपल विजिबिलिटी, वर्सेटैलिटी, स्मूथ अपीयरेंस अंडर क्लॉथिंग, साइकोलॉजिकल कंफर्ट, कॉन्फिडेंस बूस्ट एंड बेटर टेम्परेचर रेगुलेशन। अब जो भी फायदे मैंने बताए हैं उनमें से 3 फायदे के पीछे के रीजंस को डिस्कस कर लेता हूँ। ये फायदे हैं कॉन्फिडेंस बूस्ट, साइकोलॉजिकल कंफर्ट और इनहेंस्ड साइज। अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार पैडेड ब्रा के पहनने से वीमेंस का कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट हो जाता है, और साथ ही वीमेंस को साइकोलॉजिकल कंफर्ट कैसे महसूस होता है, और आखिरकार वीमेंस को अपनी मेमोरी ग्लैंड्स यानी कि ब्रीस्ट के साइज को इनहेंस करने की क्या जरूरत है। तो इसका जवाब है सेक्सुअलाइजेशन ऑफ सोसाइटी, और इसी सेक्सुअलाइजेशन ऑफ सोसाइटी की वजह से कुछ अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, और फिर वीमेंस क्या करती हैं कि उन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स पर खरे उतरने के लिए इतने प्रोडक्ट्स का यूज करती हैं कि क्या ही बताएं। इनमें से एक प्रोडक्ट है पैडेड ब्रा। फिर जैसे ही वीमेंस पैडेड ब्रा पहनती हैं तो उन्हें लगता है कि अब सही साइज और शेप आया है, और फिर उन्हें कॉन्फिडेंस महसूस होता है और साइकोलॉजिकल कंफर्ट फील होता है। कुल मिलाकर इस सेक्सुअलाइजेशन ऑफ सोसाइटी की वजह से क्या हुआ है कि हम पूरी कोशिश करते हैं कि सेक्सुअली अट्रैक्टिव नजर आए। वैसे सेक्सुअली अट्रैक्टिव नजर आने की कोशिश अपने आप में बुरी नहीं, बशर्ते एक सीमा में हो। अब आप मेरे से ये कह सकते हो कि बिगर ब्रेस्ट की चाहत फीमेल्स में हमेशा रही है, क्योंकि इससे फीमेल की फेमिनाइन क्वालिटी उभर कर सामने आती है। तो मेरा जवाब है कि ऐसा नहीं है। कभी इस पर वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बदलते रहे हैं। अब एक बड़े काम की बात जान लो, और हो सकता है कि आप इस बात को लेकर मेरे से नाराज भी हो जाएं। बात यह है कि अगर आप खुद को सेक्सुअली अट्रैक्टिव बना के, अलग अलग प्रोडक्ट्स का यूज करके और अपनी बॉडी फीचर्स को इन्हेंस करके दूसरों को अट्रैक्ट करने का सोच रहे, तो शायद आपके पास दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए इससे ज्यादा कीमती चीज नहीं है।
और अगर कोई इंसान सिर्फ आपकी बॉडी को देखकर अट्रैक्ट हो रहा तो ये अट्रैक्शन का सबसे निचला स्तर होता है और आप ये सब करके सबसे निचले स्तर के इंसान को ही अट्रैक्ट कर सकते हैं। अट्रैक्शन के कई स्तर होते हैं, तो जो फिजिकल अट्रैक्शन होता है और किसी के वेल्थ को देखकर जो अट्रैक्शन पैदा होता है, ये सबसे निचले स्तर का अट्रैक्शन होता है। इसके ऊपर आता है इंटेलेक्ट से जुड़ा हुआ अट्रैक्शन। इसमें हम सामने वाले की थॉट्स, ओपिनियंस, नॉलेज, मेंटल एबिलिटीज और उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को देखकर अट्रैक्ट होते हैं। इसके ऊपर आता है इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ अट्रैक्शन। इसमें हम इंसान के अंदर का सेंस ऑफ ह्यूमर देखते हैं, उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस की पावर को देखते हैं, उसकी क्रिएटिविटी से प्रभावित होते हैं, उसकी एडाप्टेशन और ग्रोथ कैपेबिलिटी से प्रभावित होते हैं और साथ ही लाइफ के प्रति उसके मन में जो ओपननेस होती है उससे प्रभावित होते हैं। इसके ऊपर का अट्रैक्शन है कि जब हम किसी के लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को देखकर अट्रैक्ट होते हैं, ये सबसे ऊपर के लेवल का अट्रैक्शन होता है और इस धरती पर जितने भी आत्मज्ञानी लोग हुए हैं उनकी तरफ हम जब भी अट्रैक्ट होते हैं तो वो उनके शरीर या पावर या वेल्थ को देखकर नहीं बल्कि उनकी कॉन्शियसनेस की वजह से अट्रैक्ट होते हैं। तो आपके लिए एक सुझाव है कि खुद को फिट रखो और हेल्दी रखो, क्योंकि यह शरीर आपका घर है। लेकिन ये बाहर से थोपा थापी करके जो अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ये किसी काम की नहीं। और वैसे भी ये सब करके जो कॉन्फिडेंस आता है वो फेक है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि ये सब करके जो आप दूसरों को दिखा रहे वो आप एक्चुअली में है ही नहीं। सो आपके लिए एक मैसेज है कि लाइफ इज फ्लेटिंग, एम्ब्रेस ऑथेंटिसिटी, सीक विजडम एंड मेक योर टाइम काउंट। सेक्सुअलिटी और सेक्सुअलाइजेशन दोनों एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन इन दोनों में बहुत अंतर है। सेक्सुअलिटी का मतलब होता है हमारी सेक्सुअल आइडेंटिटी, जैसे मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर इत्यादि। हमारी सेक्सुअल ओरिएंटेशन, जैसे हेट्रोसेक्सुअलिटी, होमोसेक्सुअलिटी, बाइसेक्सुअलिटी इत्यादि। और इसके साथ साथ इसमें शामिल होती हैं हमारी सेक्सुअल ओरिएंटेशन से जुड़ी सेक्सुअल डिजायर्स, सेक्सुअल बिहेवियर और सेक्सुअल इमेजिनेशन। यानी कि सेक्सुअलिटी हमारा हिस्सा है, मीन्स दिस इज नेचुरल एंड गुड। लेकिन सेक्सुअलाइजेशन का मतलब होता है कि किसी इंसान को सिर्फ एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट की तरह पोर्ट्रेट करना और उसे सेक्सुअल ऑब्जेक्ट की तरह देखना। कुल मिलाकर सेक्सुअलाइजेशन में इंसान को सिर्फ एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट के रूप में सामने रखा जाता है। यानी कि जो सेक्सुअलिटी होती है वो ह्यूमन आइडेंटिटी का इंट्रिंसिक और नेचुरल एस्पेक्ट है, जबकि सेक्सुअलाइजेशन इम्पोज्ड होता है, यानी कि बाहर से थोपा जाता है। और इसका प्राइमरी फोकस होता है किसी ह्यूमन बॉडी की सेक्सुअल अपील पर। सो इन सिंपल वर्ड्स, सेक्सुअलाइजेशन इज डेंजरस। चलिए अब ये समझ लेते हैं कि जो हमारी पूरी सोसाइटी का सेक्सुअलाइजेशन किया है उसके पीछे के रीजंस क्या हैं। हिस्टोरिकली दुनिया में जितनी भी मेजर सोसाइटीज़ रही हैं वो पैट्रियार्कल सोसाइटी रही हैं, यानी कि ऐसी सोसाइटी जहाँ पर पुरुषों की चलती है। तो ऐसी सोसाइटी में जो पावर रही है वो पुरुषों के हाथ में रही है, तो पुरुषों ने हर चीज़ अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की। इवन उन्होंने महिलाओं के शरीर और उनकी सेक्सुअलिटी को भी अपने कंट्रोल में कर लिया। इसी पैट्रियार्कल सोसाइटी ने वीमेंस को ऑब्जेक्टिफाई करना शुरू कर दिया, फिर धीरे धीरे महिलाओं को सेक्सुअल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि ऐसी सेक्सुअल ऑब्जेक्ट जिन पर मालिकाना हक पाया जा सकता है, जिसे कंट्रोल किया जा सकता है और जिसे एक्सप्लॉयट किया जा सकता है। और फिर धीरे धीरे यही नॉर्म्स हमारी कल्चरल प्रैक्टिसेस का हिस्सा बन गए और आज इसी फीमेल और कुछ हद तक मेल सेक्सुअलाइजेशन का यूज करके बहुत सारे लोग पैसे छाप रहे। अब कुछ प्रश्नों के जवाब दो। पहला प्रश्न है कि क्या आपको लगता है कि मैरिज इंस्टीट्यूशन वीमेंस की ऑटोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए शुरू हुई थी? दूसरा प्रश्न, क्या आपको ऐसा लगता है कि इंडिया में जो सती प्रथा रही है वो फीमेल सेक्सुअलिटी को कंट्रोल करने के लिए थी? तीसरा प्रश्न, शादी के बाद एक वुमेन का लुक चेंज कैसे हो जाता है लेकिन मैन का चेंज नहीं होता, जैसे साड़ी, सिंदूर इत्यादि। यानी कि आप शादीशुदा स्त्री को बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं, लेकिन शादीशुदा पुरुष को पहचानना मुश्किल होता है। तो क्या शादी के बाद एक फीमेल का लुक चेंज हो जाना उसकी ऑटोनॉमी को कंट्रोल करने की कोशिश है? और हाँ, ये सिर्फ मैंने प्रश्न पूछे हैं, अपनी राय नहीं बताई, इसलिए गुस्से से झुंझुनाइए और तमतमाइएगा नहीं। और अगर कमेंट कीजिएगा तो अपनी भाषा को संयमित बनाए रखिएगा, क्योंकि आपकी भाषा में प्रयोग किए गए शब्द आपकी ही सच्चाई बताते हैं।
तो अगर आपको मेरी राय जानना है तो मेरे से जुड़े रहिए और मेरा दूसरा चैनल भी फॉलो कर लीजिए। और हाँ, विवाह टॉपिक पर भी वीडियो लाऊंगा। दुनिया की ज़्यादातर सोसाइटीज़ में क्या किया गया है कि रिलीजियस और मोरल फ्रेमवर्क का यूज़ करके ह्यूमन सेक्सुअलिटी को हजारों सालों तक गलत तरीके से सप्रेस किया गया है। और ये किसी एक रिलीजन में नहीं बल्कि सभी में होता रहा है, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो या फिर हिंदुइज्म हो। क्योंकि धर्म अलग अलग हैं, धर्म को मानने वाले लोग अलग अलग हैं, लेकिन ये सब तो बाहरी ठप्पे हैं, हम हैं तो इंसान ही। और इस सेक्सुअल रिप्रेशन का रिजल्ट ये हुआ कि एक ऐसा माहौल बन चुका है जहां सेक्सुअलिटी को एक टैबू और मिस्टीरियस थिंग की तरह देखा जाता है। लाइफ के इतने सेंसिटिव मुद्दे पर कभी भी फैमिली डिस्कशन नहीं होता मिलेगा कि कभी फैमिली के लोग बैठ के ये डिस्कस करें कि इस सेक्सुअल एनर्जी को कैसे चैनलाइज किया जाए, कैसे इसका बेहतर यूज किया जाए जिससे कि हमारी स्पिरिचुअल, इमोशनल, मेंटल और फाइनेंशियल ग्रोथ ना रुके। अब इस सेक्सुअल रिप्रेशन का रिजल्ट एक कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन के रूप में हमारे सामने आता है, जिसमें एक तरफ तो सेक्सुअल अट्रैक्शन और सेक्सुअल बिहेवियर को कंडेम किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ हम सबके अंदर ढेर सारी सेक्सुअल डिजायर्स पनप रही होती हैं। कहने का मतलब जिन इच्छाओं को हम कंडेम कर रहे होते हैं वही इच्छाएं हम अपने अंदर भी दबाए होते हैं, और बस फिर आपकी सेक्सुअलिटी और सेक्सुअल डिजायर से बड़ी आसानी से लोग अपना फ़ायदा बनाते हैं। और फ़ायदा कैसे बनाते हैं वीडियो के स्टार्ट में बता चुका हूँ। So, we are living in sexually commercialized society. Our sexual energy is one of the most powerful life force. और हम समझदार इंसानों ने क्या किया है, हजारों साल से इसे सप्रेस और रिप्रेस करते आ रहे। फिर इसका फायदा उठाया बाजार की शक्तियों ने, बिकॉज अब हमारे समाज में सेक्स बिकता है। So now everyone has sex sells mentality. इसका सीधा फायदा तो पॉर्न इंडस्ट्री उठा रही, लेकिन इसके अलावा भी जो बाकी इंडस्ट्रीज हैं वो भी इसका फायदा उठा रही। जैसे अगर मूवी अच्छी नहीं है तो उसमें आइटम सॉन्ग डाल दो, लाखों लोग तो आइटम सॉन्ग देखने के लिए टिकट खरीद लेंगे। किसी वेब सीरीज को पॉपुलर करना है तो उसमें सारे काम तो करो ही, लेकिन थोड़ा कंट्रोवर्शियल सेक्सुअल डायनेमिक्स भी ऐड कर दो। जैसे मिर्जापुर वेब सीरीज में सत्यानंद त्रिपाठी यानी कि बाऊजी और बीना त्रिपाठी का रिलेशन, और गेम ऑफ थ्रोन्स वेब सीरीज में सर्सी लेनिस्टर और जेमी लेनिस्टर का रिलेशन। बाकी उदाहरण तो ऊपर दे ही चुका हूँ। कुल मिला के इतना समझो कि अगर किसी प्रोडक्ट में या फिर प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट में सेक्स का एलिमेंट ऐड हो जाता है तो उस पर लोगों का ध्यान तुरंत जाता है, और जब लोगों का ध्यान जाता है तो प्रोडक्ट की बिक्री भी बढ़ती है। अब वैसे तो सेक्सुअलाइजेशन ऑफ सोसाइटी के और भी रीजन हैं, लेकिन वो रीजन्स कहीं ना कहीं सेक्स सेल्स मेंटेलिटी से ही आते हैं, इसलिए उनको मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला। वैसे भी सेक्सुअलाइजेशन ऑफ सोसाइटी की जो रूट कॉजेज हैं उनको डिस्कस कर ही दिया है। अब कुछ चीज़ें और एक्सप्लेन कर देता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा जिसमें से एक यंग सी फीमेल बाबा थी जो दुनिया का काट काट कर अपना करियर बना रही थी। उन्होंने एक बात ये बोली कि ठाकुर जी यानी कि भगवान कृष्ण मोर पंख इसलिए पहनते हैं क्योंकि उन्हें पवित्रता पसंद है, और जो मोर होते हैं वो बच्चे पैदा करने के लिए संभोग नहीं करते, बल्कि जब मोर रोता है तो उसके आंसू जब नीचे गिरते हैं तो मोरनी उन आंसुओं को पीती है और उससे बच्चे होते हैं। ये बात सुनकर आम इंसानों के दिमाग में धीरे धीरे ये बात बैठेगी कि सेक्स अपवित्र होता है। और हाँ, भले ही ये औरत ऐसी बातें बोलकर हमें बेवकूफ़ बनाकर हम मूर्ख इंसानों का सम्मान पा रही हो, लेकिन मोर इसकी बातें सुनकर पता है क्या बोलता होगा, चल मक्कार कहीं की। और हाँ, ये इकलौती नहीं है, ऐसे बाबा तो इंडिया में भरे पड़े हैं, और ये भी जान लो कि इस तरह के लोग हर धर्म में हैं। तो मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा कि जो इस तरह का बाबा कल्चर है, यानी कि ऐसा बाबा कल्चर जो सेक्सुअल एजुकेशन की जगह ऐसी बातें सोसाइटी में फैलाता है जिससे आम लोगों के अंदर सेक्सुअल डिप्रेशन को बढ़ावा मिलता है और लोग अपनी सेक्सुअल इच्छाओं को लेकर गिल्ट में रहते हैं, और जो पॉर्न इंडस्ट्री है ये एक दूसरे के पूरक हैं। कुछ ऐसा समझो कि हम इंसान हैं ढोलक, और एक तरफ है ये नौटंकी टाइप का बाबा कल्चर और दूसरी तरफ है पॉर्न इंडस्ट्री। ये दोनों ही इंसानों की सेक्सुअलिटी और सेक्सुअल डिजायर्स के साथ ऐसा खेलते हैं कि इंसान की स्पिरिचुअल डिग्निटी की ऐसी की तैसी हो जाती है। ये बाबा कल्चर हमारे अंदर सेक्सुअल रिप्रेशन को बढ़ावा देता है, तो दूसरे छोर पर है पॉर्न इंडस्ट्री, वो इसी सेक्सुअल रिप्रेशन का यूज करके पैसा बनाती है।
और जब इन सेक्स वीडियोस को देख के हमें गिल्ट होता है तो फिर मन को झूठी शांति देने के लिए बाबाओं के पास आ जाते हैं और इनके प्रवचन सुनते हैं, और ये बाबा उन प्रवचनों के जरिए बीच बीच में फिर से सेक्सुअल रिप्रेशन को बढ़ावा देते हैं। बस दोनों का व्यापार चलता रहता है। और हाँ, सिर्फ यही हमारी सेक्सुअलिटी से पैसे नहीं बनाते, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं जो हमारी सेक्सुअल डिजायर से पैसे बनाती हैं। इस पर फिर कभी डिस्कशन करूँगा। तो भाई लोगों, इन फेक बाबाओं से दूर रहो और अच्छे लोगों को सुनो। अगर आप मेरे से कहते हो कि कोई एक नाम बताओ जो वर्तमान में प्रवचन देते हो और वो सुनने के लायक हो, तो मैं आपको आचार्य प्रशांत का नाम सजेस्ट करूँगा। अब फाइनल लाइन, हर वो चीज़ जो आपके अंदर सेक्सुअल रिप्रेशन और सप्रेशन को बढ़ावा देती है वो जहर है, और जो भी चीज़ आपको सेक्सुअल इंडल्जेंस की ओर ले जाने की कोशिश करती है वो भी जहर है। अब कुछ क्लैरिफिकेशन दे दूं, YouTube के कमेंट सेक्शन में जो कमेंट आते हैं वो यूजर रिस्पांस कम होते हैं जबकि रिएक्शंस ज़्यादा होते हैं। तो मैडोना होल कॉम्प्लेक्स वाले वीडियो में जब मैंने उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया तो बहुत सारे लोग तनतना उठे और ये बोलने लगे कि बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कि फीमेल्स यानी कि औरतों में कोई कमी ही नहीं होती। तो एक बात जान लो, अच्छाई और बुराई किसी जेंडर से लिंक्ड नहीं होती। इस दुनिया में अच्छे और समझदार पुरुष भी बहुत मिलेंगे और स्त्रियां भी मिलेंगी, और इसी दुनिया में एक से बढ़कर एक शातिर और बदतमीज स्त्रियां भी मिलेंगी और पुरुष भी मिलेंगे। तो जब भी मैं हिस्टोरिकल इवेंट्स या फिर ट्रेडिशन के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ तो होता यह है कि हमारी सोसाइटी पैट्रियार्कल रही है, यानी कि ऐतिहासिक तौर पर ताकत पुरुषों के हाथ में रही है, ना कि महिलाओं के हाथ में। तो जो गलत चीज़ें या फिर ट्रेडिशन बने हैं उसकी जिम्मेदारी भी पुरुषों के सर पर आ जाती है, और मेरा टॉपिक ही ऐसा है कि इसमें इतिहास में जो गलत चीज़ें हुई हैं उनको एक्सप्लेन कर रहा। इसी वजह से आपको मेरे वीडियोस में पुरुष विलेन की तरह नज़र आते हैं, और साथ ही आप पाओगे कि जैसे ही मेरे टॉपिक्स चेंज होंगे, यानी कि जब फिलॉसफी के वीडियो बनाऊंगा, स्पिरिचुअलिटी के वीडियो बनाऊंगा, तो आप पाओगे कि बहुत सारे पुरुष महान नज़र आएंगे, जैसे लॉर्ड कृष्ण, गौतम बुद्ध, पैगंबर मोहम्मद इत्यादि। फिर जैसे ही मैं रिलीजियस स्टैंडर्ड्स और रिलीजियस ट्रेडिशन पर वीडियो बनाऊंगा तो फिर आप पाओगे कि बहुत सारे पुरुष फिर से विलेन नजर आएंगे। तो जब भी मैं पुरुषों को विलेन दिखाऊं तो सभी पुरुषों को विलेन नहीं दिखा रहा होता, सिर्फ उन्हीं को दिखा रहा होता हूं जो वैसे हैं। तो अगर आप पर वो चीज़ें लागू ना हो तो फिर आपको अपना खून खौलाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से आगे कुछ और वीडियोस भी आएंगे जहां फीमेल्स कितनी शातिर और बदतमीज हो सकती हैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, तो वो बातें भी उन्हीं फीमेल्स पर लागू होंगी जो वैसी हैं। और अंत में एक बात और जान लो कि मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ तो उस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए बनाता हूँ, ना कि व्यूअर्स का ईगो सेटिस्फाई करने के लिए। तो अगर आपको सिर्फ अपना ईगो सेटिस्फाई करना है तो ज्ञान पाने की लालसा छोड़ दो, सेल्फ रिफ्लेक्शन की चाहत भी छोड़ दो और सेल्फ डिस्कवरी की भी इच्छा छोड़ दो। और आप अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए या तो अपने टाइप के लोगों की बातें सुन सकते हैं या फिर चुनावों के टाइम नेताजी के भाषण सुन सकते हैं। जब वो नेताजी कहेंगे कि जनता ही जनार्दन है तो आपका ईगो पक्का सेटिस्फाई हो जाएगा। और हाँ, अधूरे वीडियोस से पूरे कंक्लूजन ना ड्रॉ किया करो। और अगर हर टॉपिक को डेप्थ में समझना है तो बस मेरे वीडियोस को फॉलो करते रहो, धीरे धीरे चीज़ें आपके पकड़ में आने लगेंगी, तब आप कंक्लूजन ड्रॉ कर लेना। और ये भी डिस्कस करूंगा कि कैसे हम और हमारी आने वाली पीढ़ियों को इस सेक्सुअलाइजेशन ऑफ सोसाइटी का विक्टिम होने से बचा सकते हैं और कैसे एक सेक्सुअल रिप्रेशन फ्री एंड लिबरेटेड लाइफ जी सकते हैं। तो फिर आप हमसे जुड़े रहिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए।